जर्मन नेशनैलिटी के लिए हमें किन डॉक्यूमेंट की जरूरत है और एज अ पाकिस्तानी आप जर्मन नेशनैलिटी हासिल कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपसे मुलाकात हो रही है मेरी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस और अपना सारा जो प्रोसीजर था जर्मन नेशनैलिटी हासिल करने का, वो मैं आज आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सब शेयर करूंगी। तो आपके साथ हम रोजाना अपने व्लॉग्स शेयर करते हैं, तो मैंने सोचा आज आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जो आपके काम आए। जर्मन नेशनैलिटी हासिल करना जो भी लोग जर्मनी आते हैं सबका ही ख्वाब होता है, और नेशनैलिटी हासिल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस, अपना जर्नी सब शेयर करूंगी और उम्मीद है कि मेरे ये सब बताने से किसी न किसी की मदद ज़रूर होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ, मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया। मैंने अपना मास्टर्स जो है मैथमेटिक्स में पाकिस्तान से किया था, और उसके बाद मास्टर्स करने के बाद पीएचडी के लिए मेरा एडमिशन कैज़रलाउटन यूनिवर्सिटी में हुआ था। वहाँ पर मैं एक प्रोफेसर के ग्रुप में एज ए रिसर्च असिस्टेंट जॉब कर रही थी और साथ पीएचडी कर रही थी। और उस जॉब की वजह से मैं डायरेक्टली वर्क वीज़ा पर आई थी, स्टूडेंट वीज़ा पर नहीं। एज अ पीएचडी हमेशा आप वर्क वीज़ा पर ही आते हो, अनलेस कि आप स्कॉलरशिप पर आ रहे हो। तो मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं था, मेरे पास प्रोफेसर की फंडिंग थी, और इस वजह से मैं एज अ रिसर्च असिस्टेंट उनके ग्रुप में काम कर रही थी और मैं वर्क वीज़ा पर आई थी। और जब आप इनकम अर्न कर रहे होते हो तो आप टैक्सेस पे कर रहे होते हो, तो वो सारा टाइम आपका नेशनैलिटी के लिए काउंट होता है। अब मेरे केस में जब मैं आई थी, नेशनैलिटी का जो ड्यूरेशन था, रिक्वायरमेंट थी, वो था 8 साल का। अनलेस आप दूसरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हो तो आप जल्दी भी नेशनैलिटी ले सकते थे, जैसा कि ब्लू कार्ड के केस में, या फिर अगर आप जर्मन सिस्टम में लैंग्वेज सीखने के बाद आपकी इंटीग्रेशन हो जाए बहुत जल्दी, C1 आप कर लें, उस केस में आप 3 साल बाद भी नेशनैलिटी ले सकते थे। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं अपना रिसर्च कर रही थी, तो साथ मैंने अपनी लैंग्वेज जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी लैंग्वेज सीखने की काम के लिए, तो मैंने अपने शौक से B1 तक किया। लेकिन अप्लाई करने के लिए जो मेरे लिए रूल था वो था 8 साल का। तो 8 साल का वेट जब तक मेरा कंप्लीट हुआ, तब तक वैसे ही रूल चेंज हो गया जो कि लास्ट ईयर हुआ था, और 5 साल वाला नया रूल आ गया, जिसके मुताबिक अब आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं 5 साल बाद। कि मेरे पास जो वीज़ा था उस टाइम पे वो थी परमानेंट रेजिडेंस, जो कि मुझे जर्मनी आने के 4 साल बाद मिल गई थी। लेकिन फिर भी नेशनैलिटी के लिए मुझे 8 साल वेट करना था। ये मेरी पीएचडी भी 2023 में मुकम्मल हो चुकी थी, तो मैंने लास्ट ईयर जुलाई में अपनी नेशनैलिटी के लिए एप्लीकेशन सबमिट कराई। अब नेशनैलिटी की एप्लीकेशन सबमिट करवाने से पहले कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं, जिसके अंदर एक तो आपको B1 लैंग्वेज जर्मन सीखनी होती है। दूसरा, आपके पास आइनबुर्गुंग टेस्ट होता है, जो कि नेचुरलाइजेशन टेस्ट कह लें, आप उसको सिटीजनशिप टेस्ट कह लें, जो आपको देना होता है। ये दोनों चीज़ें अगर आपने पहले की हुई हैं, उसके अलावा आप वर्किंग इंडिविजुअल हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आपके पास रेजिडेंस हो, मतलब ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करने के लिए। मैं आपको नेशनैलिटी के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उन सब की लिस्ट आपको स्क्रीन पर यहाँ शो कर रही हूँ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। अब मेरे केस में लैंग्वेज मैंने बहुत पहले ही कर ली थी B1। आइनबुर्गुंग टेस्ट जो है वो भी मैंने पहले दे लिया था, 2022 में ही दे दिया था मैंने, 2023 में, सॉरी 2023 में कर लिया था, ताकि मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। और 2024 में मैंने जुलाई में, जब मेरे पास B1 का भी, क्योंकि B1 मैंने यूनिवर्सिटी से किया था बहुत शुरू में ही, पहले 2-2.5 साल में मैंने कर लिया था, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो B1 सर्टिफिकेट है वो आप अपनी नेशनैलिटी के एप्लीकेशन के साथ नहीं जमा करा सकते। आपके पास टेल्क का या और किसी भी ऐसे वेल नोन इदारे का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने टेल्क में B1 का दोबारा से एग्ज़ाम दिया और उसका सर्टिफिकेट मैंने अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाया। और जब मैंने अप्लाई किया नेशनैलिटी, उस टाइम रूल जो है वो चेंज हो चुके थे, क्योंकि 5 साल का ड्यूरेशन बन गया था, और उसके अलावा जर्मनी ने डुअल नेशनैलिटी भी अलाउ कर दी थी, जिसका मतलब था कि मुझे पाकिस्तान की नेशनैलिटी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी जर्मन की नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए। तो मुझे उस चीज़ से भी नहीं गुजरना पड़ा, मैंने डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दी। अब एप्लीकेशन सबमिट करवा कर आजकल बहुत लंबे वेटिंग टाइम्स चल रहे हैं। हर स्टेट में, हर शहर के रूल्स मुख्तलिफ हैं इस केस में। कैज़रलाउटन में वेटिंग टाइम अब बहुत ज़्यादा हो गया, पहले ऐसा नहीं होता था।
लेकिन जब मैंने सबमिट कराई, क्योंकि रूल्स बदल चुके थे, तो इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस जमा हो चुकी थी कि मेरे केस में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट तो करवा दी, लेकिन मेरे पास कोई कन्फर्मेशन ईमेल नहीं आई, कोई कोई भी ऐसी ऐसी मेरे पास कोई गारंटी नहीं थी कि मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई भी है या नहीं, क्योंकि आप सिर्फ वहाँ जाते हो ऑफिस में, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे किसी को सबमिट करवा देते हो या फिर बाय पोस्ट आप भी भेज सकते हैं। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे ओरिजिनल के साथ मैच किए और मुझे कहा कि हाँ, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, एंड दैट्स इट। आई केम बैक होम। और उसके बाद मेरे पास कोई फॉर्मल प्रूफ नहीं था कि मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। एनीवेज, आई वॉज जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग। ऐसे ही वेट करते करते मुझे 6 महीने हो गए और अभी तक मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि नेशनैलिटी की तरफ से कोई मतलब ईमेल भी आएगी। प्रोसेस स्टार्ट भी हुआ होगा या नहीं, आई डिडंट नो एनीथिंग। फिर एक दिन मैं अपनी एक पाकिस्तानी दोस्त से मिलने गई और उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों के प्रोसीजर्स जो हैं उसी तरह डिले हो रहे हैं, विच इज़ नॉर्मल नाउ, लेकिन अगर आप वकील की हेल्प लें तो आपका प्रोसेस स्पीड अप हो सकता है। अब मैं ऐसे किसी स्टेप लेना नहीं चाहती थी। मैं सोच रही थी कि अच्छा हो ही जाएगा, चलो थोड़ी देर सवेर भी होगी, खैर है। लेकिन इवेंचुअली जब हमने पेडरबॉर्न मूव करना था तो मेरे लिए ज़रूरी हो गया था कि मैं उस एप्लीकेशन को किसी एंड तक पहुंचाऊं, अदरवाइज मेरी एप्लीकेशन वहां स्टक हो जाती। मैं इधर मूव कर रही थी, तो आप जब एड्रेस चेंज करते हो और आपका क्योंकि स्टेट भी चेंज हो रही है, तो आपका पूरा प्रोसीजर या पूरी एप्लीकेशन बेसिकली नई जगह पे नए सिरे से सबमिट करवानी पड़ सकती है। इस सब चीज़ों से घबरा कर मैंने फ़ौरन एक वकील जो उन्होंने मुझे बताई थी, उनसे मैंने रब्ता किया और उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, ऐसा होता है, बहुत डिलेज़ होते हैं, आपको प्रॉबेबली बहुत टाइम लगेगा। अगर आप इसी तरह वेट करती रहीं तो मैं उनको एक ईमेल लिखूंगी और ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप कर दें। अब मैं आपको बताऊंगी वकील के बारे में भी और उन्होंने मुझसे क्या पैसे लिए। वकील के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी कि वो कौन थी, उन्होंने मुझे कैसे मदद की। खैर, उनकी ईमेल जाने से वाकई ही मेरे प्रोसेस में काफ़ी तेज़ी आ गई। मेरी रिप्रेजेंटेटिव अब मेरी वकील थी और मेरी वकील का ही सारा राब्ता था आइनबुर्गुंगसअम्ट के साथ। मेरा कोई राब्ता नहीं था, वो मुझे कोई ईमेल कोई लेटर कुछ नहीं लिख रहे थे, लेकिन वकील को बता रहे थे कि हाँ, हमने अगला स्टेप जो होता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो बम्फ के पास भेज दी है फर्दर चेकअप के लिए, और जैसे ही वहाँ से रिस्पॉन्स आता है उसके बाद वो आपको नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो मेरी वकील ने मुझे बताया कि मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गई है। फिर उसके बाद नॉर्मली 2 महीने लगते हैं पेपर वर्क में, लेकिन 2 महीने से पहले ही आप सोचें कि जनवरी के एंड पर वकील ने उनसे रब्ता किया था और मार्च के मिड में मुझे ईमेल आ गई थी आइनबुर्गुंगसअम्ट से कि आपका नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट रेडी है और आप आके ले जाएं। उस ईमेल में ये मेंशन था कि आप अपनी जो फीस है 255 यूरो की, 255 यूरोस वो जमा करवा दें। अकाउंट नंबर दे दिया था और जैसे ही वो सबमिट हो जाएगी फीस, आपका लेटर रेडी हो जाएगा। तो मैंने जल्दी से वो फीस सबमिट करवा दी और करवा के जब मैंने वापस रिस्पॉन्स दिया कि फ़ीस सबमिट हो गई है, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे अपॉइंटमेंट ले लें अपना सर्टिफिकेट पिक करने के लिए। तो मेरे पास जो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉइंटमेंट थी मैंने वो ले ली। मैं एक्चुअली 28 मार्च को जाके अपना सर्टिफिकेट पिक कर आई थी। अब वो सर्टिफिकेट बेसिकली आपकी नेशनैलिटी का प्रूफ है। आपसे आपका जो पिछला जो भी रेजिडेंस परमिट स्टेटस है, मेरे पास जो पीआरशिप का कार्ड था वो उन्होंने ले लिया था और मुझे वो सर्टिफिकेट सिर्फ देकर वापस भेजा था। और उसके बाद बेसिकली आपके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो आपको फ़ौरन से अपना पासपोर्ट अप्लाई करना होता है, जर्मन पासपोर्ट। हाँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट मेरे पास था, लेकिन अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मैं उस टाइम पे जर्मनी से बाहर जाऊँ तो वापस आने के लिए मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था जर्मनी का। तो आप फ़ौरन से अपना पासपोर्ट अप्लाई करते हो, जिस भी स्टेट में आप रहते हो वहीं पर आपने बुर्गर सेंटर जाकर अपना पासपोर्ट अप्लाई करना होता है। खैर, मैं क्योंकि उसके बाद मूव करने वाली थी पेडरबॉर्न, तो मैंने यहाँ कैज़रलाउटन में अप्लाई नहीं किया। मैंने यहाँ पेडरबॉर्न में आकर ही अपना पासपोर्ट अप्लाई किया। मेरा विदिन 3 वीक्स पासपोर्ट भी आ गया था और साथ ही मैंने जर्मन आईडी कार्ड भी अप्लाई कर दिया और वो भी मेरा 3 हफ्ते में बन गया था। पासपोर्ट और आईडी कार्ड की भी फ़ी पे की थी मैंने, अराउंड 120 यूरोज़। तो खैर ये सब हो गए, मेरे डॉक्यूमेंट्स बन गए और अब फाइनली मेरे पास जर्मन पासपोर्ट है और जर्मन आईडी कार्ड भी है और पाकिस्तान का पासपोर्ट अभी भी मेरे पास है। जर्मनी के मुताबिक मेरे पास मल्टीपल नेशनैलिटीज़ का राइट है, लेकिन पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली मैं एक से ज़्यादा नेशनैलिटी जो पाकिस्तान की अलावा नहीं रख सकती। आपको पाकिस्तान की नेशनैलिटी इवेंचुअली गिव अप करनी पड़ेगी। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो आपको नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए चाहिए होंगे।
तो बात करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स की वन बाय वन। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है और आपने वो फिल आउट कर लेना है। उसके अलावा आपको अपनी जो रेजिडेंस का है कार्ड, उसकी परमानेंट रेजिडेंस कार्ड की सबकी कॉपीज आपने रखनी है, लेकिन ओरिजिनल भी साथ लेके जाने हैं, तो वो आपको चाहिए। उसके अलावा आपको चाहिए अपना अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे आप रहते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वो भी आपने साथ लेकर जाना है। उसके अलावा आपको चाहिए होंगी आपका आइनबुर्गुंग्स टेस्ट, जो मैंने आपको पहले भी बताया, नेचुरलाइजेशन टेस्ट जो होता है। आपको चाहिए B1 सर्टिफिकेट, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, और आपको चाहिए रेंटन versicherung, आपकी जो पेंशन का है वो रिकॉर्ड होता है लास्ट 6 मंथ्स का, वो आप अपनी रेंटन versicherung की वेबसाइट पे जाकर अगर अप्लाई करते हैं, आपको लास्ट 6 मंथ्स का रिकॉर्ड वो पर पोस्ट या पर ईमेल अगर उनके पोर्टल पे आप अप्लाई करें, वो आपने मंगवा लेना है। वो आपको बिल्कुल जो लेटेस्ट 6 मंथ्स होते हैं उनका चाहिए होता है अप्लाई करने से पहले। उसके अलावा आपने अगर जो भी लास्ट आपकी डिग्रीज़ हैं वो आप ले जाएँ, एजुकेशनल डिग्रीज़ वो आपने लेकर जानी है। आपको अपनी सिटी अनमेल्डुंग जो होती है, रजिस्ट्रेशन एड्रेस की होती है, वो आपने लेकर जानी है। और अगर आप मैरिड हैं तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी, और अपनी लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स भी लेकर जानी है। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए। ओके, अब मैं आपसे ये भी बात कर लेती हूँ कि जिस दिन मैं अपना नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट रिसीव करने गई थी, तो वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो मेरा सर्टिफिकेट रिसीव करने से पहले जिस लोगों से भी बातचीत हुई, सब ने मुझे कहा कि हो सकता है वो आपसे वहाँ उस दिन कोई इंटरव्यू वगैरह लें, क्योंकि वो जो भी उन दिनों में जो लोग भी जा रहे थे, सबके साथ कोई न कहीं ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था कि आपका जो आइनबर्गुंग्स टेस्ट का जो मटेरियल था, उसी में से कुछ लोगों से कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे थे। तो मुझे भी कॉन्शियस में हुई हुई थी कि हो सकता है मुझसे वो ऐसी बातें पूछ लें। तो अब टेस्ट दिए हुए मुझे साल से ऊपर हो चुका था, मुझे ज़्यादा चीज़ें याद इस तरह नहीं थी, लेकिन मैंने जाने से पहले एक बार कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर ली थी। हाउएवर ऐसा हुआ ही नहीं, ज़रूरत ही पेश नहीं आई मुझे कि वो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते, तो मेरे केस में आई वाज़ लकी इनफ टू नॉट बीइंग आस्क्ड अगेन द सेम क्वेश्चंस। इसके अलावा उन्होंने कुछ डिक्लेरेशंस पर सिग्नेचर लिए थे, एंड दैट्स इट, एंड दे हैंडेड ओवर मी माय नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉयर। मैंने जिन वकील से बात की थी वो कैज़ास्लाउटन में ही हैं। मैं अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको वकील की डिटेल शेयर कर दूँगी। मेरे केस में आई विल टेल यू हाउ मच इट कॉस्टेड मी, लेकिन आई कैन नॉट गारंटी यू कि आपसे भी वो इतने ही चार्जेस लेंगी, क्योंकि मैं उसके बाद 1-2 दोस्तों को रिकमेंड कर चुकी हूँ सेम वकील, और वो उनसे सेम अमाउंट में डील नहीं कर रही हैं। एनीवेज मेरे केस में ये हुआ था कि क्योंकि मुझे बहुत जल्दी उस टाइम पड़ गई थी अचानक से, जब पैराबॉन आना था कि मेरा केस अटक जाएगा, मैं ऑलरेडी 6 माह से वेट कर रही हूँ। आई डिडंट वांट टू लेट से स्टार्ट ओवर द होल प्रोसेस फ्रॉम स्क्रैच। तो मैंने उनसे बात की कि मेरा ऐसा सिचुएशन है, और उन्होंने कहा तुम्हारा तो बड़ा अर्जेंट केस है, तो तुम आ जाओ। उसी दिन उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट के लिए बुला लिया। पहले मैंने उनसे कॉल पे बात की थी। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे-ऐसे होगा, मैं ईमेल लिखूँगी और काम, उन्होंने मुझे समझाया कि ये चीज़ वर्कआउट कैसे करती है। ख़ैर आई एग्री टू व्हाटएवर शी सेड, और मैं उनसे पूछा कि आपकी कॉस्ट क्या है? मैंने कॉल पे ही पूछ ली थी जाने से पहले, और उन्होंने कहा कि 300 यूरोज़ में हो जाएगा काम। अब मे बी आपको ये सुन के लग रहा हो कि ये तो बहुत सस्ते में उसका काम हो गया। एनीवेज़ मेरा काम 300 यूरो में वाक़ई उन्होंने कर दिया, और मुझसे कोई इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए उन्होंने। उन्होंने मुझे उस टाइम बता दिया था कि स्टार्ट टू एंड आपका 300 यूरो फ़ीस, और फर्स्ट कंसल्टेशन के बाद उनको मैंने 300 यूरोज़ भिजवा भी दिए थे। अब उसके बाद जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो भी गए हैं उनसे बात करने, उन्होंने उनके साथ 300 यूरोज़ में डील नहीं किया। तो अब वो है आई थिंक 700 यूरोज़ में कर रही हैं। लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की, तो अगर आप सेम वकील से रब्ता करना चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल दे सकती हूँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हो सकता है आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ जाए। अब मुझे जर्मन नेशनैलिटी तो मिल गई है, पाकिस्तानी नेशनैलिटी का क्या करूँगी? पहले तो ये सोचा कि फ़ौरन से गिव अप कर दें, फिर दिल नहीं भी करता गिव अप करने का, क्योंकि आप पाकिस्तानी नेशनैलिटी जब गिव अप कर देते हो, तो आपका एफआरसी से भी नाम निकल जाता है, मतलब टेक्निकलिटीज़ हैं इन्वॉल्व्ड इस चीज़ के साथ। हाउएवर अगर मैं पाकिस्तान अभी भी ट्रैवल करूँ, तो मुझे उस केस में वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। मतलब पाकिस्तान अलाउ नहीं करता कि आप जर्मनी की नेशनैलिटी एज़ अ डुअल नेशनैलिटी रखें। फ़िलहाल ये कानून पास नहीं हुआ, लेकिन ये बातें सर्कुलेट हो रही हैं न्यूज़ में, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ।
तो इस केस में मैं अभी थोड़ा वेट करूंगी। अगर नहीं होता और इवेंचुअली बार बार अगर आपने, वैसे तो ओरिजिन कार्ड बन जाता है, तो ओरिजिन कार्ड लेकिन तभी बनेगा जब आप पासपोर्ट गिव अप करेंगे। तो ओरिजिन कार्ड की बेस पे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। आई विल वेट फॉर अ वाइल, सी हाउ द सिचुएशन गोज, और फिर मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे पाकिस्तान की नेशनलिटी गिव अप करनी है या नहीं, क्योंकि जर्मनी में इस चीज़ का कोई इशू नहीं है, मैं डुअल नेशनलिटी रख सकती हूँ। आई थिंक मैंने सारे एक्सपेक्ट्स कवर कर दिए हैं टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें और मैं इंशाल्लाह आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगी। अब लास्ट में मैं आप लोगों को थोड़ी जो एडवाइस अगर दे सकूँ इस प्रोसेस के बारे में, तो वो यही होगी कि आप जब जर्मनी में आ गए हैं, आप ऑलरेडी अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, और अब क्योंकि न्यू रूल के मुताबिक आपके पास सिर्फ 5 ईयर्स की टाइमलाइन है जिसके बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हो। ये 5 साल आपने ज़ाया नहीं करने, इन द सेंस ऑफ कि आप अपना लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है उसको एटलीस्ट टाइमली मैनर से स्टार्ट करें, ताकि आप B1 टाइम से कंप्लीट कर लें। क्योंकि आप जर्मनी आए हैं, या तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं या वर्क वीज़ा पे आए हैं, तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, आपने उसके साथ टाइम मैनेज करना है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि मेरे पास अभी 5 साल हैं, बहुत टाइम है, मैं बाद में शुरू कर लूँगा, लेकिन आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर है। अपना टेल्क का एग्ज़ाम दें, B1 करने के बाद पार्ट टाइम लैंग्वेज ज़रूर सीखें साथ साथ, और जल्दी से अपना सर्टिफिकेट मुकम्मल कर लें। उसके अलावा जो आपका आइनब्रुगरुंग्स टेस्ट है वो बेशक आप 6-7 महीने पहले भी दें, वैसे वो एक दफ़ा देना पड़ता है और हमेशा पूरी लाइफ के लिए वैलिड रहता है। तो अगर उसको आज भी आप दे लेते हैं और आपने अप्लाई 2 साल बाद करना है तो भी कोई मसला नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके ये चीज़ें अपनी कंप्लीट कर लें, और फिर जैसे ही आपकी मुदत पूरी हो 5 साल की, आप फ़ौरन अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएं, क्योंकि उसके बाद भी वेटिंग पीरियड बहुत लंबा है। कुछ शहरों में साल 2 साल भी वेट करना पड़ रहा है लोगों को, और उसके बाद कोई कन्फर्मेशन ईमेल आती है, और कई लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। तो आप अपने एरिया के लिहाज से जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो फॉलो करें। अगर लोगों को रिस्पांस वैसे ही विद इन एक नॉर्मल टाइम रेंज मिल रहा है और आपके लिए वो टाइम रेंज कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही, तो आप अपना वैसे ही वेट कर लें। लेकिन अगर आपके लिए ज़रूरी है तो आप भी अपने एरिया में कोई वकील देखें, या अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वकील की, आपको अपने वकील इसलिए कह रही हूँ कि जिस वकील से मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि जर्मन नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना इतना ज़रूरी क्यों है, या मैं इतना इस पर क्यों इंसिस्ट कर रही हूँ। जर्मन नेशनलिटी, एक तो अगर आप जर्मनी में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं तो आपका बेनिफिट है, डेफिनेटली आपको वीज़ा प्रोसेस और उन सब चीज़ों से, वैसे भी परमानेंट रेजिडेंस पे भी आप कम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सिटीजनशिप आ जाएगी तो आपके पास सारी चीज़ें, मतलब एक परमानेंट राइट हो जाएगा रहने का भी और काम करने का भी। दूसरी बात, जर्मन पासपोर्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आपका ये फर्स्ट या सेकंड नंबर पे इस टाइम चल रहा है दुनिया में, और आप 190 प्लस कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है ये बहुत अच्छी चीज़ है, और आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं इसके साथ। तो इसी वजह से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने जर्मन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स अभी से पूरी करना शुरू कर दें। और इसके साथ ही मैं आज की वीडियो यहाँ ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ press like button and subscribe to my channel. I will see you in the next video. Allah Hafiz.